आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे। ईरानी युद्धपोत को डुबोने को लेकर उठ रहे सवालों पर तथ्य, कानून क्या कहता है। तेल कंपनियों को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश, सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल किया। 28 साल का आईएएफ पायलट शहीद। भारत के आसपास मंडरा रहे रूसी तेल के जहाज। मिडिल ईस्ट में तनाव के 7वें दिन ट्रंप का दावा, ईरान की वायुसेना खत्म। ईरानी ड्रोन अटैक से पस्त हुआ अमेरिका। 10 दिन में ठप हो जाएगा पाकिस्तान, जंग से आई बड़ी आफत। युद्ध लड़ रहे ईरान में भारत से सस्ता है सोना। बुमराह ना होते तो मैं भी यहां नहीं होता, संजू सैमसन ने ऐसा क्यों कहा। 4 मार्च बुधवार को अमेरिका ने एक वीडियो जारी किया और बताया कि उनकी एक पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरान के एक युद्धपोत पर हमला किया और उसे डुबो दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला बुधवार को दक्षिण श्रीलंका के शहर गाल के पास सुबह करीब 5 बजे हुआ। श्रीलंका की सरकार ने बताया कि अब तक 32 क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है और उनका इलाज चल रहा है। वही और 84 शव पाए गए हैं और बाकियों के लिए तलाश जारी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागाची के मुताबिक इस जहाज का नाम था देना, जिस पर लगभग 130 क्रू मेंबर्स सवार थे। उन्होंने यह भी बताया कि यह जहाज भारतीय नौसेना के न्योते पर आया था और इसे बिना किसी वार्निंग के डुबो दिया गया। भारतीय नौसेना ने 17 फरवरी को इस युद्धपोत का स्वागत भी किया था। ईरान इजरायल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत भी बढ़ सकती है। स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करते हुए देश की सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है। इस गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए सरकार ने 5 मार्च को देर रात यह आदेश जारी किया। इस आदेश में कहा गया कि अब रिफाइनियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगे। इस गैसों का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं किया जाएगा। असम के करीबी आंगलोक जिले में बुधवार रात हुए एक दर्दनाक हादसे में भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 फाइटर जेट के क्रैश होने से फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गाकर शहीद हो गए। 28 साल के पूर्वेश नागपुर के रहने वाले थे और अपनी बहादुरी व देश प्रेम के लिए जाने जाते थे। पूर्वेश के रेलवे से रिटायर्ड पिता रविंद्र दुराकर ने भारी मन से बताया कि उन्होंने बुधवार को ही अपने बेटी से बात की थी। गुरुवार सुबह जब ग्रुप कैप्टन का फोन आया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसियों ने बताया कि पूर्वेश करीब 10 दिन पहले ही घर आए थे। उनकी बहन अमेरिका में सेटल हैं, जो भाई के साथ गेट टुगेदर के लिए नागपुर आई थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वह मिलन आखिरी साबित होगा। पूर्वेश अविवाहित थे और उनकी प्राथमिक शिक्षा नागपुर से ही हुई थी। मध्यपूर्व में चल रही जंग से पैदा हुए तेल गैस की सप्लाई संकट के बीच भारत को तेल बेचने के लिए रूस जैसे तैयार बैठा था। जैसे ही अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंधों से छूट दी, वैसे ही अब खबर आ रही है कि रूस ने भारत की पहुंच के भीतर समुद्र में 1.5 करोड़ बैरल से अधिक तेल तैनात कर रखा है। शिप ट्रैकिंग डेटा के आधार पर तैयार की गई ब्लूबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक यह कच्चा तेल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में 1 दर्जन से अधिक टैंकरों पर मौजूद है। यह कार्गो फिलहाल या तो नहीं बिके हैं या इनका तेल किसी बंदरगाह पर उतरा जाना है। यह तय नहीं है। ऐसे में ये जहाज 1 हफ्ते या उससे भी कम समय में भारत पहुंच सकते हैं। इसके अलावा करीब 70 लाख बैरल रूसी यूराल्स तेल लेकर 8 और जगह सिंगापुर के पास खड़े हैं और वो भी लगभग 1 हफ्ते में भारत पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कुछ और खेपें भूमध्य सागर और स्वेज नहर के रास्ते पूरब की ओर बढ़ रही है, जो 1 महीने से कम समय में भारत पहुंच सकती है। 28 फरवरी 2026 शनिवार को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका और इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान में हमला किया है। इस हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने इजरायल समेत एक साथ कई खाड़ी देशों में मिसाइलों की बौछार करना शुरू कर दी है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरान में किए गए हमले का आज 7वां दिन है। 7वां दिन भी मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने केवल खाड़ी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, बल्कि वैश्विक वित्तीय बाजारों और तेल आपूर्ति श्रृंखला को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और इजरायल का दावा है कि उनका अभियान
जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया है, ईरान की सेना को पिंगू बना रहा है, जबकि ईरानी सेना का कहना है कि वो खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान में चल रहे संघर्ष के बीच अमेरिकी सेना ने एक अहम चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना अधिकारियों ने कहा है कि ईरान की तरफ से दागे जा रहे सभी ड्रोन को पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं है। हालांकि अमेरिका ज्यादातर ड्रोन को मार गिरा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हो रहे हमलों के कारण कुछ ड्रोन बच निकल सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी डेन केन ने अमेरिकी सांसदों को बंद कमरे में दी गई एक गोपनीय ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि ईरान बड़ी संख्या में सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अमेरिकी सैन्य ठिकानों और रणनीतिक संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण दुनिया पर संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर देशों को तेल रिजर्व खत्म हो रहा है और वे देश चलाने के लिए दूसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है। पाकिस्तान 10 से 14 दिन बाद पूरी तरह से ठहर सकता है, क्योंकि उसके पास देश चलाने के लिए ज्यादा दिन का पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पीडीए पाकिस्तान के चेयरपर्सन अब्दुल समीक खान का कहना है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 से 14 दिनों के लिए पेट्रोल का रिजर्व है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डीलर्स ने गुरुवार को पेट्रोल सप्लाई को लेकर गंभीर चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में हालात काफी बिगड़ सकते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन अब्दुल समीक खान ने कहा है कि इस बात की संभावना है कि पूरे देश में पेट्रोल की सप्लाई खत्म हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया गैस रेगुलेटरी अथॉरिटीज और पेट्रोलियम डिवीजन पेट्रोलियम रिजर्व के बारे में असली स्थिति को गलत तरीके से बता रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल मिलकर लड़ रहे हैं। इस युद्ध का असर शेयर बाजार पर साफ दिख रहा है। युद्ध की वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सोने चांदी की कीमतों पर भी इस युद्ध का असर दिख रहा है। वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है। एमसीएक्स पर दोपहर 2 बजे करीब 2 अप्रैल 2026 का गोल्ड कॉन्टेक्स्ट 1,60,384 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसमें 711 रुपए की तेजी देखी जा रही है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी को उदयपुर में 7 फेरे लिए। हफ्ते भर बाद भी दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उनके प्री वेडिंग फंक्शन से लेकर शादी और रिसेप्शन, यहां तक कि कपल के आउटफिट तक ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 123 तेलुगु की रिपोर्ट्स की माने तो रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी के फंक्शन में तकरीबन 12 करोड़ रुपए के आसपास खर्च हुए हैं। कई सूत्र इस खर्च का अंदाजा करोड़ों तक लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह साउथ स्टार्स की सबसे महंगी शादी में से एक है। दरअसल कपल ने उदयपुर के 5 स्टार होटल आईटीसी मोमेंट में शादी की थी, जिसमें एक होटल रूम के एक दिन की कीमत लगभग 20,000 से शुरू होकर 70,000 तक जाती है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि रश्मिका विजय ने शादी में टोटल 3 किलो सोना पहना था। यह अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में संजू सैमसन का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन उन्होंने टीम इंडिया के फाइनल्स में पहुंचने का श्रेय जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को दिया। एक ऐसे मुकाबले में जहां टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 253 रन का बड़ा स्कोर तो खड़ा कर दिया था, लेकिन आखिरी ओवर तक उसकी जीत तय नहीं थी। हालांकि किसी तरह से भारत ने इस मैच को 7 रन से जीत लिया, लेकिन जिस मैच में दोनों टीमों ने 499 रन बना डाले थे, वहां भारत और इंग्लैंड के बीच एक ही गेंदबाज बड़ा अंतर साबित हुआ, और वो रहे जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने इंग्लैंड की पारी के 18वें ओवर में 6 रन देकर भारत की मैच में वापसी करवाई। हालांकि इंग्लैंड ने मैच गंवाने के बावजूद भारत को फाइनल्स से पहले कई सबक दे दिए हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 मार्च को खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले में उसके काम आ सकते हैं।